नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़। आज शुभ दीपावली है और हम इस वक्त कमलेश जी के ऑफिस में बैठे हैं और मैं बता दूं कि आज देश ही नहीं दुनिया भर में दीपोत्सव मनाया जा रहा है और हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे कि हमारे देश जो हमारी पद्धति संस्कृति है उसको लेके लोग आज अग्रसर हैं, दीपोत्सव मना रहे हैं। तो कमलेश जी, सबसे पहले आपके जो चाहने वाले हैं, चाहे आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं, आजमगढ़ हो या मुंबई हो और देश दुनिया में जो आपके मित्र हैं, इष्ट मित्र हैं, सबसे पहले उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आज शुभ दीपावली है, इसके अवसर पर। देखिए, दीपावली भगवान राम जब 14 साल का वनवास काट के अयोध्या में आए थे तो खुशी का पर्व मनाया गया था, वहीं से दीपावली की शुरुआत हुई है। कल आपने देखा, बहुत लोगों ने देखा, अयोध्या में बहुत दीपोत्सव हुआ, लेकिन दीपोत्सव का अनुकरण तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आज देश में वो 10 रुपीज़ कम करने के बाद भी डीजल और पेट्रोल की कीमत इतनी अधिक है कि उसके वजह से कपड़े से लेके खाने के तेल से लेके हर चीज़ की जीवन आवश्यक वस्तुओं की कीमत इतनी बढ़ गई है कि सामान्य नागरिक का जो बजट था 20,000 15,000 में जो घर चलता था वो डायरेक्ट पहुंच गया 35,000 40,000, जिससे उनके घर का पूरा सिस्टम खराब हो गया है। तो उस पर सरकार को कहीं ना कहीं, मैं आज आलोचना नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे, उसी तरह हिंदुस्तान में किसी को खोजें, वैसे अर्थशास्त्री को फाइनेंस मिनिस्टर बनाएं मोदी जी, जिससे उनके सरकार की जो उनके बारे में लोगों का एक सोच थी, उनके ऊपर जो विश्वास है हिंदुस्तान की जनता का, उस विश्वास पे जो बोले थे 2014 में, उस पर खरे उतर पाओ। उससे ये होगा कि आपकी जो सम्मान और देश के लोगों ने जो मान सम्मान करके आपको उस प्रधानमंत्री पद पे बिठाया है, इसकी गरिमा रह जाए और जो सामान्य आदमी आप पे भरोसा करके सोचा था, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, चाहे जो भी आपने नीतियां लगाई, उसका स्वागत करते हुए कष्ट में रह के भी आपको सम्मान दिया कि हमारे जेब कुछ अच्छे हो जाएंगे, आगे चल के हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, देश सुरक्षित होगा। इसलिए लोगों को लगा कि आप ये सब कर रहे हो और इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, आम आदमी की, गरीब आदमी की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है और बिगड़ने के चांसेस लग रहे हैं। इसलिए देश के सामान्य जनता, और इनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मीडिया के बहकावे में आके कुछ लोग जो टीवी मीडिया को पकड़ के बैठे हुए हैं और वो चीज़ नहीं दिखाते जो हकीकत ज़मीन पे चल रहा है, आप लोग भी समझिए, पढ़िए और देखिए और अपने आप में सोचिए और आप लोग विचार करिए कि आगे क्या करना है। मैं आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामना दे रहा हूँ और ये चाहूँगा कि सच्चाई के परखिए, देखिए और उस पर विचार करिए। देखिए, हाल ही में आपने एक धरना प्रदर्शन किया था यहाँ पे, तो उसका अभी क्या रिजल्ट, क्या प्रोसेस है? वो हो गया है, अनिल पर्व साहब के यहाँ बात हो गई है, दिवाली के बाद बुलाएंगे और उनका हो जाएगा गांव के लोगों को जो काम। ठीक है, अभी जो महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना सरकार, और क्या कुछ अभी जैसे बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, उनको भी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम, दिक्कतें हो रही हैं, तो उसके लिए क्या अभी स्कूल खोला जाएगा, ऐसा कुछ मतलब? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव साहब ठाकरे जी एक रुपए का सुई बराबर टैक्स बढ़ाए नहीं। जो टैक्स है उसी में वो किसी तरीके से सरकार चला रहे हैं, कोई कर किसी सामान्य आदमी पे बोझा डालने का काम नहीं कर रहे हैं, न जबरदस्ती कोई चीज़ दिखावे के चक्कर में किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में कोई निर्णय ले रहे हैं। ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र हित में काम कर रहे हैं और सामान्य से सामान्य जनता के हित में काम कर रहे हैं। कोरोना काल में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हर जगह की स्थिति बड़ी खराब थी। स्थिति यहाँ भी बहुत खराब थी, लेकिन यहाँ के डॉक्टर, उनके नेतृत्व में यहाँ के अधिकारी जो कंट्रोल किए हैं, जो मेहनत किए हैं, उससे आपने देखा कि यूपी बिहार से लोग गाड़ी से भाग के आए और यहाँ एडमिट होके ठीक हुए। तो ये उद्धव साहब का नेतृत्व रहा और उसी के देन है कि आज आप देखिए गुजरात में भी एक सीट हमारी चुन के आई लोकसभा की, और शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर पहली बार इतने अच्छे मार्जिन से जीत के आए। और ये संदेश गया ईमानदारी से काम करने का
कि शिवसेना हिंदुत्व को मानने वाली पार्टी है, लेकिन वो हिंदुत्व मानती है जो सबको लेके चले। इस देश में रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आप में समावित करके काम करे और उनके साथ मिल के उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए उनके हित में काम करने का जो एक संकल्प लिया है उद्धव साहब ने, और उसी के माध्यम से महाविकास आघाड़ी काम कर रही है, उसका असर सत्य हमेशा धीरे धीरे निखरता है, लेकिन सत्य हमेशा आगे आता है। ये अच्छा, इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि जैसे हॉल और थिएटर वगैरह थिएटर वगैरह जो ओपन कर दिया गया, इसके वजह से थोड़ा हाईवे मतलब बहुत जाम हो गया, मतलब ट्रैफिक। भाई मुंबई जाम रहना ही चाहिए। मुंबई एक आर्थिक राजधानी इस देश की है। जब तक मुंबई जाम नहीं होगी तब तक इस देश के नौजवान खुशहाल नहीं होंगे। जब तक मुंबई खाली थी पूरे देश का पॉकेट खाली था। आज मुंबई जाम हो गया, फिर से हम लोग ईश्वर से मना प्रार्थना करते हैं कि जैसे मुंबई पहले जाम चलती थी, जिस तेजी से लोग काम करते थे उसी तरह दिन रात काम करें। मुंबई का विकास हो, महाराष्ट्र का विकास हो, इसके साथ साथ पूरे देश के जिस कोने से लोग मुंबई में आए हैं उनके परिवार का भी विकास हो। यही तो मुंबई की एक संकल्पना है। मुंबई में हर बार लोग बोलते हैं कि 30 लाख जनसंख्या से ज्यादा रह नहीं सकते, और 1 करोड़ 30 लाख लोग रहते हैं, और रोज 70-80 लाख लोग बाहर से आते जाते हैं नौकरी करने। उसके बाद भी मुंबई साहब सबका बोझ उठा के खुशहाल रखी है। तो मुंबई का एक अपना एक परिचय है। मी मुंबई कर में हम सब आते हैं। यही उद्धव साहब ने 95 में एक संकल्पना की थी कि मी मुंबई कर के तहत सारे देश के रहवासी जो मुंबई में उनका अपना कल्चर एक मी मुंबई कर है। हमारे बच्चे नहीं पहचानते कि ये मराठी है, गुजराती है, राजस्थानी है, ये झारखंडी है, बिहारी है, ये साउथ के हैं। सब बच्चे एक साथ मिल के रहते हैं और एक दूसरे की परंपरा प्रथा को मिल के मुंबई के अपना एक कल्चर है, इसमें मिलजुल के रहते हैं और इसी पढ़ाई लिखाई करके आगे जा रहे हैं। जिस तरह से मतलब लोकल ट्रेन तो चालू है, पर सामान्य लोगों को जिस तरह से पहले चलने को मिलता था, अगर वो मिले तो मुझे लगता है थोड़ा ट्रैफिक। देखिए, कोरोना अभी तक गया नहीं है और इस महामारी से बचने के लिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। जिनके 2 डोज हो गए, धीरे धीरे गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि देखते हैं कितने असर पड़ता है इसके, और उसके माध्यम से काम शुरू है। तो एक गार्जियन होने के नाते उद्धव साहब जो पूरे महाराष्ट्र के कुटुंब प्रमुख के नाते उन्होंने कहा कि पूरा महाराष्ट्र जनता नहीं है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और हमारी जवाबदारी है जो परिवार का कुटुंब प्रमुख होने के नाते कि सारे बच्चे सेफ रहें, सबके बच्चे सेफ रहें। तो इसलिए कोई भी प्रिकॉशन लेने में गलती ना हो जिसकी वजह से फिर से भयंकर महामारी फैले और आने वाले समय में परेशानी हो। चलिए, आगामी चुनाव 2022 का, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? मतलब इस बार क्या लेकर आप लोग आने वाले जनता के सामने? शिवसेना का काम ही है 80% समाजकरण, 20% राजकरण। और 80% समाजकरण में आपने देखा कोरोना काल में शिव सैनिक ही हर रास्ते पे, चाहे राशन बांटने में खड़े हों, चाहे वैक्सीन लगवाने में खड़े हों, चाहे लोगों को दवा दिलाने में खड़े हों, चाहे कोरोना काल में लोगों को भर्ती करने की स्थिति हो, हर दुख सुख में, चाहे ईद में लोगों को मदद करने की बात रही हो, हर दुख सुख में शिव सैनिक खड़े रहे। और इसलिए शिवसेना को 2022 की तैयारी परमानेंट चलती 365 की। तो एक बार फिर से आप आज दीपोत्सव दीप जलाइए, खुशियाँ मनाइए। और आप सुन रहे थे कमलेश भाई जी को, उन्होंने अपनी बात रखी। तो मैं आखिरी उनसे पूछना चाहूँगा, क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके समर्थक हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? दिवाली है, पटाखे जला रहे हैं, तो मतलब जो यहाँ पे रोड सड़कों पर जानवर हैं या कुछ छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहें, किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करें और अपनों की कुछ खुशियाँ मनाएं? दिवाली में मैं यही बोलना चाहूँगा कि सारे हिंदुस्तान के रहवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल के रहें। जैसे प्यार मोहब्बत पहले था आज भी रहे। और कुछ पार्टियां देश में अलग अलग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पे राजनीति कर रही हैं, उन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि बहका के लोग लड़ा सकते हैं लेकिन आपके बच्चों को पढ़ा लिखा के कोई नौकरी नहीं दिला सकते। इसलिए आप सब मिलजुल के रहिए, आपस में किसी से द्वेष की भावना मत रखिए, अपने बच्चों जैसा दूसरे को बच्चों को भी समझिए और उनके पढ़ाई लिखाई में योगदान करिए। हो सके तो उनको मदद करने का काम करिए, किसी से नफरत करने का काम नहीं। धन्यवाद।